नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस होंगे पुलिस के अफसर, गृह विभाग से मिली करोड़ों की मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद डिजिटल साक्ष्यों की महत्ता बढ़ गई है। वहीं पुलिस जांच के साथ ही ट्रायल के दौरान भी ऑडियो वीडियो साक्ष्य जरूरी हो गए हैं। वहीं इन सारी जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस कांडों की जांच करने वाले सभी पुलिस अफसरों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाना है। अब बता दें कि गृह विभाग की ओर से इसके लिए 190 करोड़ 63,20,000 की राशि खर्च करने की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं जानकारी के अनुसार अनुसंधान पदाधिकारी को दिए जाने वाले लैपटॉप और स्मार्टफोन की खरीद पुलिस मुख्यालय के स्तर से नहीं होगी। वहीं सभी जांच अधिकारी अपने स्तर से लैपटॉप और स्मार्टफोन खरीदेंगे। वहीं उपकरणों की खरीद बिल के आधार पर प्रतिपूर्ति राशि उन्हें मुख्यालय स्तर से उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं लैपटॉप के लिए करीब 60,000 रुपये जबकि मोबाइल के लिए करीब 20,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं सभी अनुसंधान पदाधिकारियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन अस्थायी रूप से मिलेगा। वहीं सरकार की ओर से यह तय किया गया कि यह सुविधा सभी पदाधिकारियों को नहीं दी जाएगी। वहीं सरकार ने इसके लिए शर्त तय किया है। वहीं जानकारी के अनुसार लैपटॉप और स्मार्टफोन मोबाइल की सुविधा सिर्फ ऐसे अनुसंधान पदाधिकारी को दी जाएगी जिनकी सेवा संतुष्ट हो गई हो या जिनकी अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक ना हो। वहीं विभाग के इस फैसले से कांडों की गुणवत्तापूर्ण और ससमय अनुसंधान में सहूलियत होगी। वहीं पुलिस अनुसंधान और न्याय प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। इसके साथ साथ त्वरित न्याय दिलाने में पुलिस को भी मदद मिलेगी। बिहार उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, दिग्गजों ने झोंकी ताकत। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, जिसके लिए चुनाव प्रचार 11 नवंबर की शाम को खत्म हो जाएगा। वहीं इन 4 सीट में से 3 में विपक्ष तो वहीं एक सीट पर सत्ताधारी पार्टी का कब्जा है। वहीं अब 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में विपक्ष जहां चारों सीटों को जीतने का प्रयास करेगी, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी भी पूरा जोर लगाएगी। दरअसल बिहार विधानसभा की 4 सीटें तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव प्रचार का शोर सोमवार की शाम थम जाएगा। इससे पहले शनिवार को विभिन्न दलों के दिग्गजों ने अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। वहीं सत्तापक्ष जहां उपचुनाव को अगले वर्ष यानी कि 2025 में होने वाले विधानसभा का सेमीफाइनल मानकर विपक्ष की 3 सीटें तरारी, रामगढ़ एवं बेलागंज को झपटने की कोशिश में जुटा है। वहीं विपक्ष अपनी जीती हुई सीटों को बचाने के साथ ही सत्ता पक्ष की जीती हुई एक सीट इमामगंज पर नजर गड़ाए हुए है। वहीं चारों सीटों पर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने की चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। वहीं आयोग ने किसी तरह की गड़बड़ी रोकने तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से संपूर्ण व्यवस्था की है। वहीं आयोग द्वारा पोस्टर बैलेट से मतदान की प्रक्रिया भी जारी है। दरअसल मतदान के दिन सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू होगी। कल से इंटर और 19 से शुरू होगी मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा, बोर्ड ने जारी किया निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार बोर्ड से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए यह काफी काम की खबर है। वहीं बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा की तिथि पहले ही जारी कर दी है। वहीं घोषित तिथि के अनुसार इंटर की सेंटअप परीक्षा 11 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगी, जबकि मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगी। अब बता दें कि मैट्रिक में 15 लाख और इंटर में 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं परीक्षा समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्राध्यापकों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। वहीं परीक्षा समिति ने पहली बार सेंटअप परीक्षा के लिए अलग से एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। वहीं परीक्षा समिति ने कहा कि वार्षिक परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा। वहीं सेंटअप परीक्षा के लिए विद्यार्थी परीक्षा समिति के वेबसाइट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बता दें कि परीक्षा समिति ने रिजल्ट 2 दिसंबर को जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करने के लिए कहा है। वहीं इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 19 से 21 नवंबर तक ली जाएगी और इंटर का रिजल्ट 25 नवंबर तक जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना होगा। वहीं परीक्षा समिति ने पहले ही निर्देशित किया है कि सेंटअप परीक्षाओं में वैसे ही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिनकी कक्षा में 75% उपस्थिति होगी। अब पटना में पैक्स चुनाव के लिए कल से शुरू होगा नामांकन, 26 नवंबर से मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना जिले में पैक्स चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। यहां 26 नवंबर से मतदान शुरू होगा। वहीं इस बार 3 चरणों में चुनाव होंगे। इसको लेकर 609 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इस बार 227 पैक्स में अध्यक्ष समेत प्रबंध कार्यकारिणी समिति का चुनाव होना है। वहीं अब इसको लेकर शनिवार को डीएम चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों की बैठक की। वहीं इस चुनाव को लेकर डीएम ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहयोगी समिति निर्वाचन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी है।
वहीं 80 पैक्स में 26 नवंबर को और 80 पैक्स में 29 नवंबर को तथा 67 पैक्स में 3 दिसंबर को मतदान होना है। लगभग 609 मतदान केंद्र तथा 3,57,260 मतदाता हैं। वहीं डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों की जांच कर प्रतिवेदन भेजने को कहा है। वहीं मतगणना मतदान के दिन यानी कि अगले दिन होगी। वहीं चुनाव आयोग ने पैक्स के लिए मतदान सूची का प्रारूप भी जारी कर दिया है। वहीं इस पर 22 अक्टूबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद 25 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। केंद्र की तानाशाह सरकार का जनता से कोई लेना देना नहीं है। झारखंड के चुनावी सभा में गरजे मुकेश सहनी। इस वक्त की बड़ी खबर, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज झारखंड चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार अभियान के अंतिम दिन न केवल केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा बल्कि प्रदेश की हेमंत सरकार की जमकर तारीफ की। आप बता दें कि चतरा और लातेहार विधानसभा के बालूमठ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि केंद्र की तानाशाही सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। इसे न संविधान पर भरोसा है और न ही इसे सामाजिक न्याय से कोई मतलब है। उन्होंने कहा कि हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं तथा हमारी विचारधारा एक है। वहीं मुकेश सहनी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की तानाशाही सरकार पहले तो गरीबों की सरकार हेमंत सरकार को गिराने का प्रयास किया, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आदिवासी मुख्यमंत्री को गलत आरोप में जेल भेज दिया। वहीं सहनी ने जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार ने यहां गरीबों और महिलाओं के लिए कई कल्याण के काम किए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने मतदाताओं से चतरा में राजद प्रत्याशी और लातेहार से झामुमो प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। बिहार उपचुनाव में प्रचार के लिए उतरे सीएम नीतीश जीतनराम मांझी की बहू और सुनील पांडे के बेटे के लिए करेंगे वोट की अपील। इस बात की बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार 10 नवंबर यानी कि आज 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर इमामगंज और बेलागंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी समेत एनडीए के अन्य नेतागण शामिल होंगे। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री सीएम नीतीश कुमार के साथ नजर आ सकते हैं। अब बता दें कि इमामगंज में जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं दीपा मांझी का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी से है, जबकि बेलागंज में जदयू के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं बेलागंज में जदयू की मनोरमा देवी का मुकाबला सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह के बीच है। वहीं तरारी में बीजेपी के उम्मीदवार सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत का मुकाबला सीपीआईएमएल के उम्मीदवार राजू यादव से है। वहीं रामगढ़ से बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह के बेटे अजित कुमार से है। अब बता दें कि बीते कल सीएम नीतीश कैमूर के मोहनिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट से एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के पहले बिहार में जंगलराज था, लेकिन जब से उनके हाथ में बिहार की कमान मिली तब से लगातार विकास हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने बिहार में उनके कार्यकाल में हुए विकास की चर्चा कराते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई। स्कूल लेट पहुंचने पर नहीं कटेगा वेतन, लेकिन 4 दिन विलंब होते ही कम होने लगेगी छुट्टी। इस बात की बड़ी खबर, बिहार में गुरुजी यदि स्कूल लेट पहुंचते हैं तब उनका वेतन नहीं कटेगा बल्कि सीएल में एडजस्ट किया जाएगा। वहीं इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि यदि कोई टीचर महीना में 4 दिन 10 मिनट से ज़्यादा विलंब से स्कूल आते हैं तो एक सीएल एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उनका वेतन नहीं कटेगा। अब बता दें कि बिहार के 5 लाख शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की इस आदेश का असर पड़ेगा। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना है कि शिक्षकों को सामान्य प्रशासन विभाग का ऑर्डर देखना चाहिए। वहीं अब शिक्षकों के स्कूल लेट पहुंचने पर इस शिक्षा कोष पर लेट पंच को अपडेट किया जाएगा। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग की तय नियमावली को जोड़ा जाएगा। वहीं अभी अटेंडेंस 1 मिनट लेट होने पर उस दिन का वेतन शिक्षकों को काटा जा रहा है। वहीं अक्टूबर में 17,000 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा गया था। आमने सामने होंगे मोदी और लालू, विधानसभा चुनाव को लेकर एक ही दिन दोनों दिग्गजों की चुनावी रैली, समर्थकों में उत्साह। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसकी वजह है कि जहां एनडीए कैंडिडेट के लिए वोट अपील करने भाजपा के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद कमान संभालने वाले हैं। वहीं लालू यादव आज यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार 10 नवंबर को कोडरमा आएंगे।
वह मगरकच्चों के कुरहा मैदान में इंडिया गठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं सभा के बाद मगरकच्चों से लेकर तेलैया तक वे रथ यात्रा करेंगे। इसको लेकर राजद की ओर से विशेष रथ तैयार किया गया है। वहीं लालू प्रसाद यादव रविवार की रात कोडरमा के तेलैया में ही विश्राम करेंगे और 11 नवंबर को वे वापस बिहार चले जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बोकारो के चंदन क्यारी और गुमला में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जनसभा को संबोधित करने के बाद वे रांची में रोड शो करेंगे, जहां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्य पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्य पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं रविवार की दोपहर प्रधानमंत्री मोदी जी रांची पहुंचेंगे। इसके बाद वे चंदन क्यारी के लिए रवाना होंगे। बता दें कि चंदन क्यारी में सभा के बाद गुमला जाएंगे, जहां गुमला में जनसभा के बाद वे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 4:50 से ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौराहे तक 1.5 घंटे तक रोड शो करेंगे। बिहार में कब से चलेंगी पछुआ हवाएं, ठंड में इतनी देरी क्यों, मौसम विभाग ने क्या कहा? इस बात की बड़ी खबर, पटना सहित पूरे बिहार में 5 वर्षों के बाद 1 माह की देरी से दिसंबर में ठंड आने के आसार हैं। वहीं 2019 से 2023 के बीच लोगों को नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही ठंड का एहसास होने लगता था। वहीं इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता था, जबकि 2024 नवंबर के प्रथम सप्ताह के दौरान न्यूनतम तापमान 19 से 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जबकि 2024 नवंबर के प्रथम सप्ताह के दौरान न्यूनतम तापमान 19 से 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पिछले 3 वर्षों 2021 से 2023 से नवंबर के प्रथम सप्ताह के न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि विभाग ने 2024 के नवंबर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान से अधिक रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं विभाग के अनुसार 14 नवंबर से प्रदेश में पछुआ हवा चलेगी, जिसके कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट आने के आसार हैं। इसके प्रभाव से लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास हो सकता है। वहीं शनिवार को प्रदेश का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर से बिहार में मौसम का मिजाज बदलेगा। वहीं इस दौरान पछुआ हवा चलने के कारण तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट आने के आसार हैं। वहीं शनिवार को प्रदेश के अधिकतर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। वहीं इस दौरान प्रदेश का सबसे गर्म जिला 33.5 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी रहा, जबकि पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।